नमस्कार साथियों, मैं अनुराग मिश्रा एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने अपने YouTube चैनल राग दरबार के साथ। आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आपने हमारी पिछली कहानियों राजा साहब पार्ट 1 और राजा साहब पार्ट 2 को जितना प्यार दिया, जितना स्नेह दिया, उसके लिए आप सभी का मैं बहुत आभारी हूँ। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हों तो हमारे यूट्यूब चैनल राग दरबार को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारा साथ दीजिए। राजा साहब भाग 2 में आपने देखा था कि राजा साहब चुनाव की तैयारियों में मशगूल थे, तो उसी सिलसिले को चलिए आगे बढ़ाते हैं और राजा साहब पर आते हैं। राजा साहब आजकल चुनावों की तैयारियों में मशगूल हैं, बहुत व्यस्त हैं और इसी सिलसिले में वो राज्य के किसी खुफिया जगह पर स्थित अपनी निजी लैब, अपनी प्राइवेट लैब पर निरीक्षण करने आए हैं उन हथियारों का, उन यंत्रों का, उन प्रजातियों का जो हर चुनाव में उनके लिए एक सहायक सिद्ध होती है, उनकी जीत में महत्वपूर्ण योगदान देती है। राजा साहब की इस लैब के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रजातियाँ विकसित की गई हैं, जो यंत्र बनाए गए हैं, उनके बारे में जब तक उनको आंखों से देख न लिया जाए कोई यकीन नहीं कर सकता कि ऐसे यंत्र भी इस दुनिया में मौजूद हो सकते हैं। सालों की मेहनत से बनाए गए यंत्र बरसों तक राजा साहब को कुर्सी में चिपकाए रखने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। राजा साहब के इस लैब का बनाया जो सबसे खास यंत्र था, जिसको आप राजा साहब के हथियारों में ब्रह्मास्त्र का दर्जा दे सकते हैं, वो था चुनावी मशीन कंट्रोल डिवाइस। ये चुनावी मशीन कंट्रोल डिवाइस जो थी वो राज्य के हर कोने में स्थापित की जा चुकी थी और पिछले कई सालों से, पिछले कई चुनावों में अपने प्रदर्शन से राजा साहब को प्रचंड जीत का स्वाद चखा चुकी थी। इस मशीन की ये खासियत थी कि हारी हुई बाजी, जो राजा साहब की एकदम हारी हुई बाजी भी होती थी, उसको भी वो उनकी शर्तिया जीत में बदल दिया करती थी। विपक्षी दल और राज्य के निवासी ये सोच सोच के हैरान होते कि राजा साहब के खिलाफ इतना आक्रोश होने के बावजूद भी, इतना गुस्सा होने के बावजूद भी हर बार राजा साहब जीत कैसे जाते हैं। और हर बार राजा साहब की जीत के बाद इस चमत्कार की बहुत दिनों तक राज्य में चर्चा होती रहती। लोग एक दूसरे को संदेह की निगाहों से देखते, विपक्षी दल जो थे वो हल्ला मचाते, लेकिन उसके बाद दरबारी मीडिया ये कहकर इन सारी चीज़ों को परोसता कि ये लोकतंत्र की जीत हुई है और विपक्ष जो है इस बहाने अपनी खिसियाहट छुपाने की कोशिश कर रहा है। जनता के लाख असंतोष और गुस्से के बाद भी राजा साहब हर बार प्रचंड जीत हासिल करते और अगले 5 सालों के लिए राज्य के निवासियों की छाती पर मूंग दलने के लिए फिर से सिंहासन पर बैठ जाते। आखिरकार राजा साहब की इस चमत्कारी जीत की चर्चा समाप्त हो जाती, बात आई गई हो जाती और राज्य फिर उसी पुराने ढर्रे पर चलने लगता। राजा साहब की लैब का अगला हाहाकारी उत्पाद जो था उसे चमत्कारी चश्मा कहा जाता था। इस चश्मे को जो कोई भी अपनी आंखों पर चढ़ा लेता था उसे फिर सावन के अंधे की तरह हर ओर बस हरा ही हरा दिखता था। बंजर ज़मीनों की जगह उसे आसमान से मुकाबला करती बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई पड़ती। उसे अपना राज्य जो है तरक्की के पटरियों पर सरपट भागता दिखता। राजा साहब महामानव नजर आते और विश्व गुरु के तमगे को झटकने से बस एक कदम दूर दिखाई देते। राजा साहब ने पूरे राज्य में कैंप लगवा कर इस जादुई चश्मे का निःशुल्क वितरण कराया था और इसके सुखद परिणाम भी सामने आने लगे थे। राज्य में ऐसे लोगों की एक बड़ी खेप तैयार हो गई थी जो राजा साहब के चुनावी प्रचार वाहन की तरह डोलते फिरते जगह जगह राजा साहब के बारे में प्रचार प्रसार करते, उनकी खूबियों का गुणगान करते, उन्हें ईश्वर का अवतार बताते। राज्य के लोग इनको भक्त के नाम से पुकारते थे। ये भक्तगण सारे मान अपमान से परे होते और अगर कहा जाए सीधे शब्दों में कि चुल्लू भर पानी में डूब मरने लायक जो खूबियाँ होती हैं वो सारी इनके अंदर थीं और ये सर्वथा योग्य उम्मीदवार थे चुल्लू भर पानी में डूब मरने की। राजा साहब ने पूरे राज्य में इस जादुई चश्मे का निःशुल्क वितरण कराया था, जगह जगह कैंप लगाए थे ताकि अधिक से अधिक लोग इस चश्मे को चढ़ाएं और राजा साहब के गुणगान कर सकें। और इन सब चीज़ों के, इन सारे प्रयासों के सुखद परिणाम भी अब सामने आने लगे थे। राज्य में ऐसे लोगों की एक बड़ी खेप तैयार हो गई थी, एक बड़ा समूह तैयार हो गया था जो राजा साहब के चुनावी प्रचार वाहन की तरह डोलता फिरता और जगह जगह राजा साहब के शान के कसीदे पढ़ता, सारी प्रजा को राजा साहब के विकास के किस्से सुनाता, राजा साहब को ईश्वर का अवतार बताता। सारा राज्य इनको भक्त के नाम से पुकारता था। ये जो भक्त थे ये चिकने घड़े थे, मान अपमान से परे थे और अगर
एक वाक्य में कहा जाए तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने के लिए सर्वथा योग्य उम्मीदवार थे। इन सब के अलावा प्रयोगशाला में दरिंदों और परिंदों, इन दोनों के मेल से एक विशिष्ट प्रजाति का भी विकास किया गया था। ये प्रजाति मानव जैसी दिखती थी और पूरे राज्य में घातक जहर की तरह फैल चुकी थी। ये सारे कानूनों से ऊपर थी, इसको अघोषित रूप से राजकीय संरक्षण प्राप्त था। ये कोई भी अमानवीय कृत्य करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। राजा साहब की शान में गुस्ताखी करने वालों को ये आनन फानन में मौत के घाट उतार सकती थी, बस्तियां फूंक सकती थी, स्त्रियों की लाज लूट सकती थी और उनको सड़क पर नंगी परेड करा सकती थी। यूं तो इस प्रजाति को अघोषित राजकीय संरक्षण प्राप्त था, लेकिन फिर भी कभी ऊंच नीच हो ही जाती और विपक्षी लोग ज़्यादा हल्ला काटते तो राजा साहब इस प्रजाति से अपना पल्ला छुड़ाने में क्षण भर की भी देर नहीं करते और दो चार को सूली पर लटकवा कर अपनी न्यायप्रियता का ढिंढोरा पीटते। इसके अलावा राजा साहब की उपलब्धियों की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने शासनकाल में एक राज्य स्तरीय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भी गठन किया था। इस यूनिवर्सिटी की सबसे खास बात ये थी कि राज्य का कोई भी व्यक्ति केवल एक स्मार्टफोन खरीदकर इस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकता था। इसमें प्रवेश परीक्षा का कोई झंझट नहीं था और उम्र की कोई बाध्यता नहीं थी। इसमें बहुत सारे स्वयंभू विद्वान थे जो रोज़ अपना पाठ्यक्रम तैयार करते और सारे राज्य में सारे स्मार्टफोनों में उस ज्ञान को ठेल दिया जाता। इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले खुद को वैसा ही विद्वान समझते और राज्य भर में उस ज्ञान का प्रसार प्रचार करते घूमते। ये यूनिवर्सिटी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी और झूठ और नफरत को पूरे राज्य में जोर शोर से फैला रही थी। आइए अब वापस लौटते हैं राजा साहब पे। राजा साहब ने अपनी लैब का निरीक्षण पूरा कर लिया था और अपने यंत्रों से और अपनी प्रजातियों से संतुष्ट नजर आ रहे थे। राजा साहब इस निरीक्षण के बाद वापस अपने महल लौट गए, क्योंकि उन्हें रात में 8 बजे राज्य की जनता को संबोधित भी करना था और अपना मास्टर स्ट्रोक खेलना था। नियत समय पर राजकीय झंडे के सामने खड़े राजा साहब टीवी चैनलों पर अवतरित हुए और राज्य को संबोधित करना शुरू किया। राज्य के निवासी चूँकि राजा साहब के खुरपेची दिमाग से पहले से परिचित थे, इसलिए वो अज्ञात आशंका के साथ दम साधे राजा साहब के संबोधन का इंतजार कर रहे थे। राजा साहब ने कहना शुरू किया, प्रिय साथियों, जैसा कि हमें हमारे खुफिया सूत्रों से पता चला है कि राज्य में राजकीय मुद्रा जैसी हूबहू दिखने वाली एक जाली मुद्रा का प्रसार प्रचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इन्हीं जाली मुद्रा के सहारे हमारे आतंकवादियों को हथियार दिलवाए जा रहे हैं। इन्हीं की वजह से काले धन में वृद्धि हो रही है और इन्हीं का इस्तेमाल हमारे विरोधी राज्य विरोधी गतिविधियों में कर रहे हैं। तो इसलिए इन सारे खतरों को देखते हुए हमने ये फैसला किया है कि आज रात 12 बजे के बाद से ये जो राजकीय मुद्रा है ये चलन से बाहर हो जाएगी और आप सबके लिए हमने ये सहूलियत दी है कि अगले 1 महीने तक राज्य के सभी राजकोष आपके लिए खुले रहेंगे, जहां पर आप अपनी पुरानी मुद्रा को बदलकर नई मुद्रा हासिल कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। उम्मीद है कि राज्य के इस कार्य के लिए आप सबका सहयोग हमें ज़रूर मिलेगा और काले धन और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में आप सब हमारा साथ देंगे। धन्यवाद। राजा साहब की इस घोषणा के बाद पूरे राज्य में खलबली मच गई। अगले ही दिन पूरा राज्य सारे कामकाज छोड़कर राजकोषों के सामने खड़ी लंबी लंबी कतारों में शामिल नजर आने लगा। लोग जहाँ के तहाँ फंस गए, व्यापार चौपट हो गए, जाने कितने शादी ब्याह रुक गए, कितने ही मरीज अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन राजा साहब खुश थे, क्योंकि राजा साहब ने अपने इस धोबी पछाड़दाओं से एक ही झटके में विपक्ष के चुनावी फंड में भारी सेंध लगा दी थी। भले ही इस फैसले से राज्य को चाहे कितना ही नुकसान क्यों ना हुआ। विपक्षियों का चुनावी फंड का जोड़ा हुआ पैसा अब मिट्टी के मोल रह गया था और चूंकि अब चुनाव में ज़्यादा वक्त भी नहीं बचा था, इसलिए अब उनके पास इसका कोई उपाय भी नहीं था। उन्हें जैसे तैसे इस चुनाव में उतरना ही था। राजा साहब ने इस आखिरी दाव को चलकर, जिसे पूरा मीडिया राजा साहब का मास्टर स्ट्रोक बता रहा था, तुरंत ही राज्य के चुनाव आयुक्त को बुलाकर चुनाव की तारीखें घोषित करने के लिए उसे हरी झंडी दे दी और अगले ही दिन राज्य के चुनाव आयुक्त ने राजा साहब की मनपसंद तारीखों पर चुनाव की घोषणा कर दी। तो इस कहानी में आज के लिए इतना ही। इस कहानी का अगला हिस्सा राजा साहब पार्ट 4 आपकी सेवा में जल्दी ही उपस्थित करूंगा।
उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और हम आपसे ये उम्मीद एक बार फिर से करते हैं कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना कभी ना भूलें। आपके साथ की हमें ज़रूरत है। धन्यवाद।